नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टीका अभियान को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या इसे सफल बनाने के लिए कुछ राज्यों में कुछ दिनों से टीके की रफ्तार कम की गई ताकि टीका बचाकर 21 जून को लगाया जाए, जिससे कि नंबर बड़ा लगे? दूसरा, क्या सारा मकसद 21 जून को एक रिकॉर्ड बनाना ही था? अगर नहीं था तो फिर 22 जून को सब कुछ ठंडा क्यों पड़ गया? 22 जून को उसका आधा भी उत्साह नहीं दिखा। उत्साह नहीं था या टीका नहीं था? 21 जून को 4 बजे तक 47 लाख टीके लग चुके थे भारत भर में। 22 जून को करीब 6,23,000 ही टीके लग पाए थे 4 बजे तक। इतने लोगों के मरने और अर्थव्यवस्था के तबाह हो जाने के बाद भी अगर इस अभियान को इवेंट मैनेजमेंट की तरफ पेश करना था, तब इसका मतलब यही है कि हम कोविड को लेकर हेडलाइन हड़पने की मानसिकता से आगे नहीं बढ़ सके हैं। उसकी भी विडंबना देखिए कि वो हेडलाइन अब पुरानी पड़ चुकी है। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून के लिए समा ही बांध दिया था। उत्सव के उत्साह अनुकूल साज सज्जा की गई थी ताकि वातावरण से भी लगे कि दुनिया का कोई अद्भुत टीका अभियान शुरू हुआ है। राज्य में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इन सजावटों से यह सवाल गायब था कि मुफ्त टीका अभियान तो दुनिया में पहले दिन से चल रहा है, भारत में लेट शुरू होने का ऐसा जश्न क्यों मनाया जा रहा है? इतना जोश तो 16 जनवरी को शुरू हुए टीका अभियान को लेकर भी नहीं था। मध्य प्रदेश ने एक दिन पहले से ऐलान कर रखा था कि 10 लाख टीका लगाएंगे, लेकिन राज्य ने करीब 17 लाख टीका लगाने का रिकॉर्ड छू लिया। भारत में अब तक का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे का रिकॉर्ड संदिग्ध नजर आने लगा है। यहाँ सजा धजा गुब्बारा अब फटने लगा है। हर भाई को, इस बहन को इसी साल हम इस रिकॉर्ड को बना लेने के बाद भी मध्य प्रदेश टीका लगाने के मामले में भारत के राज्यों में 7वें नंबर पर है। रखा है ध्यान और मुफ्त में टीका सबको लगेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश ने एक दिन की इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दिनों से टीका अभियान को धीमा कर दिया था? आखिर जो राज्य एक दिन में 17 लाख टीके लगा सकता है, वो एक दिन पहले 692 डोज लगा रहा था। ऐसा क्यों? क्या राज्य ने हर दिन का टीका बचाकर एक दिन लगाया ताकि रिकॉर्ड बन सके? मंत्री कहते हैं हमने जमाखोरी नहीं की। वैक्सीन होल्ड तो नहीं कर रहे थे रिकॉर्ड बनाने के लिए? लोगों क्यों करेंगे? मुझे लगता है अरे ये तो कल हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आपने देखा, आपके कैमरे में कैद हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पहले वाली बातें भी तो कैद हो रही हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। नहीं, काय के लिए करेंगे? अरे आप खुद बोल रहे हो कि 700 वैक्सीन का डेटा आया है, कहाँ 16 लाख और कहाँ 700? तो आप कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन का जमाखोरी नहीं? क्यों करेंगे? कल पूरे प्रदेश ने देखा, हमने 14,500 केंद्रों पर एक साथ वैक्सीन लगाई है। ये सामने देखा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कैसे परिभाषित करते हैं? फिर आखिरी सवाल, ये जो डेटा मिसमैच है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये हम कहीं कोई मिसमैच नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं, गलती करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोविन की साइट पर जाएंगे तो वहां पर राज्यों के रोजाना के रिकॉर्ड मौजूद हैं। आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे जिससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में 6 दिन पहले से ही टीका लगाने की संख्या कम होती जा रही है। 14 जून को मध्य प्रदेश में 4,92,633 टीके लगे। 15 जून को टीके की संख्या 39,874 थी। 16 जून को 3,38,847 डोज लगे। 17 जून को 1,24,226 डोज और 18 जून को 14,862 डोज लगे। 19 जून को 22,006 डोज लगे। 20 जून को 692 डोज लगे कोविन की साइट के अनुसार। यह चार्ट बताता है कि रिकॉर्ड का रिकॉर्ड सही नहीं है। जिस राज्य में 14 जून को करीब 5 लाख डोज दी जाती है, वहां अगले कुछ दिनों में डोज की संख्या घटकर 1.5 लाख से भी कम हो जाती है और 20 जून को 692 डोज पर आ जाती है। मध्य प्रदेश सरकार अलग से प्रेस रिलीज जारी करती है, उसके हिसाब से भी पैटर्न यही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि कोविन के सारे टीके का पंजीकरण है कोविन पर, तो फिर राज्य सरकार का रिकॉर्ड अलग क्यों नजर आता है? मध्य प्रदेश ने टीके में जरूर एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इस रिकॉर्ड को लेकर अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कल कहना है कि लगभग उसने 17 लाख टीके एक दिन में लगा दिए,
लेकिन अगर आप इस डेटा को खंगालेंगे तो पता लगेगा कि मध्य प्रदेश सरकार का खुद का जो स्वास्थ्य विभाग का बुलेटिन है वो भी बता रहा है कि 21 तारीख से पहले किस तरह से लोगों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी हुई है। हालांकि कोविन में ऐप जो केंद्र सरकार का है इसमें और मध्य प्रदेश सरकार के डेटा में भी फर्क नजर आता है, जबकि दोनों सरकारी आंकड़े को ही लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 तारीख की बात करें तो जो मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग 4098 लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि कोविन ऐप बता रहा है कि 700 के आसपास। 14 जून के आंकड़े हैं कि 5,10,826 लोगों को टीका लगा, 15 जून को 37,904, 16 जून को 3,50,356, 17 जून को 1,27,130। लेकिन इसके बाद की कहानी 18 जून को 11,742, 19 जून को 24,700 और 20 जून को जैसा मैंने कहा कि 4,098। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, हेडलाइन मैनेज करने के लिए, या जैसा मैं कहता हूं कि वैक्सीनोत्सव के लिए जो पहले के दिन थे, क्योंकि एक एक दिन भारी पड़ रहा है, एक एक दिन की अहमियत है टीकाकरण और कोरोना से लड़ाई में, तो वहीं ऐसा तो नहीं था कि एक दिन को महान बताने के लिए उसके पहले वाले दिनों में टीकों की संख्या सीमित की गई। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि चूंकि वो हफ्ते में 4 दिन टीका लगाते हैं, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, बाकी के 2 दिन दूसरी बीमारियों का मंगलवार और शुक्रवार को टीका लगता है और रविवार के दिन को टीका नहीं लगता। इसलिए जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो निजी अस्पतालों के हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इतना ज्यादा मिसमैच है, इतना ज्यादा डेटा मिल नहीं रहा है कि सरकार के तथ्यों पर या सरकार की बातों पर थोड़ा यकीन करना मुश्किल सा होता जा रहा है। राज्य के रिकॉर्ड के हिसाब से भी यह बात सामने आती है कि एक दिन के अभियान के लिए टीका अभियान को कितना धीमा किया गया है। कोविन की साइट के अनुसार 14 से 20 जून के बीच मध्य प्रदेश में कुल 10,33,140 डोज दी गई। 7 से 13 जून के बीच यहां कुल 11,46,386 डोज दी गई। स्क्रोल वेबसाइट की सुप्रिया शर्मा ने भी मध्य प्रदेश, यूपी, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों का विश्लेषण किया है। सुप्रिया ने लिखा है कि क्या मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाने के लिए पिछले दिनों में डोज की संख्या में काफी कमी कर दी। 13 से 16 जून के बीच 2,28,784 के औसत से टीके लगाए गए। 17 से 20 जून के बीच का औसत 40,446 डोज प्रतिदिन हो गया। करीब 82% की गिरावट आई। सुप्रिया शर्मा के अनुसार अगर मध्य प्रदेश 16 जून के अपने स्तर को बरकरार रखता तो 20 जून तक 13.5 लाख डोज दी जा चुकी होती, जबकि 1,60,000 डोज ही दी जा सकी है। तो क्या जानबूझकर टीका कम किया गया ताकि 21 जून को ज्यादा टीका दे सकें? सोचना चाहिए कि फोकस किस पर है। सरकार कहती है कि जमाखोरी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है? हेडलाइन के छपने पर फोकस है या टीकाकरण पर है? अगर नहीं तो 21 जून के अगले दिन टीकाकरण की हालत क्यों सुस्त है मध्य प्रदेश में? 21 जून को 5 बजे तक 12,12,439 डोज लगाई जा चुकी थी। 22 जून को 5 बजे तक केवल 4,563 डोज ही लगी थी। 4,563। दोपहर 1 बजे तक तो सिर्फ 1,826 डोज ही लगी थी। मध्य प्रदेश ने दावा किया था कि इस अभियान के लिए 35,000 वैक्सीनेटर तैयार किए गए हैं, जो लोग टीका लगाते हैं। क्या आज वो वैक्सीनेटर नहीं थे? क्या आज टीका लगाने वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया या आज टीका नहीं था? जब मेगा अभियान के लिए हजारों टीका लगाने वाले स्टाफ लगाए जा सकते हैं तो हर दिन के लिए क्यों नहीं लगाए जा सकते? कहां 17 लाख और कहां 5,000? आज इतना कम टीका क्यों लगा? कर्नाटक में 21 जून को 11,21,000 डोज लगी, लेकिन आज वहां ऐसी हालत नहीं है। आज कर्नाटक में 21 जून से काफी कम टीके पड़े हैं। कोविन की साइट पर 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक कर्नाटक में 3,07,000 टीके ही पड़े थे, जो कि काफी कम है 21 जून के रिकॉर्ड के अनुसार। कर्नाटक में 20 जून रविवार को 68,000 डोज लगी, 13 जून रविवार को 97,000 डोज लगी और 6 जून रविवार को 1,26,000 डोज लगी। 24 मई के बाद कर्नाटक में किसी भी रविवार को 20 जून की तरह इतने कम टीके नहीं लगे। इसका जवाब केंद्र सरकार दे सकती है कि टीका अभियान के लिए राज्यों को कितने टीके दिए गए थे।
क्या 21 जून के लिए अलग से टीके दिए गए थे? क्या उतने ही टीके अब हर दिन के लिए दिए जा रहे हैं? दिल्ली में भी रविवार को कम टीके लगे। दिल्ली में 21 जून को मात्र 76,289 डोज लगी है। जहां सबसे बेहतर ढांचा है, वहां टीका देने की जो रफ्तार है वो कितनी कम है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सवाल किया है ट्विटर पे कि 11 लाख डोज होते हुए भी दिल्ली में 76,289 टीके क्यों लगे हैं। हरदीप पुरी को हर राज्य का स्टॉक दे देना चाहिए, जब दिल्ली का दे ही रहे हैं, कि 21 जून को किस राज्य के पास कितना स्टॉक था। आज जब दिल्ली सरकार ने आवाज उठाई है कि हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं आया है, आज जब दिल्ली सरकार ने आवाज उठाई है कि ये फर्जी वैक्सीनेशन कैंपेन केंद्र सरकार चला रही है, तो हरदीप पुरी जी ट्वीट के माध्यम से और केंद्र सरकार एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कह देती है कि जी आप 45 प्लस की वैक्सीन भी यूज कर लो सबके लिए। तो जब दिल्ली सरकार बार बार ये सवाल पूछ रही थी, बार बार हम चिट्ठियां लिख के कह रहे थे कि हमें 45 प्लस की वैक्सीन को 18 प्लस के लिए यूज करने दीजिए, तब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, तब केंद्र सरकार ने मना कर दिया। और आज जब उनकी गलती सामने आ गई है, तो केंद्र सरकार चुपके से एक प्रेस रिलीज इशू कर देती है और कहती है जी 45 प्लस के लिए तो 18 प्लस के लिए भी, 45 प्लस की वैक्सीन तो 18 प्लस के लिए भी यूज हो सकती है। आमतौर पर रविवार को कम टीके लगते हैं क्योंकि छुट्टी रहती है। इसके बाद भी सभी राज्यों में रविवार को लेकर एक समान पैटर्न नहीं है, इसलिए रविवार के साथ साथ उसके पहले के कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखना चाहिए। यूपी में भी रविवार को 8800 टीके लगे, लेकिन उसके पहले के दिनों में मध्य प्रदेश की तरह यहां संख्या में 82% की गिरावट नहीं आती है, बल्कि खास बदलाव ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश में यहां 16 जून से 19 जून के बीच 3 से 4 लाख टीके दिए जा रहे थे। 16 जून को 3,64,000 डोज दी गई, 17 जून को 4,03,000 डोज दी गई, 18 जून को 4,59,000 डोज दी गई, 19 जून को 4,41,000 डोज दी गई और 21 जून को 7,25,000 डोज दी गई। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की तरह यहां 3-4 दिन पहले से टीका लगाने की संख्या में कमी नहीं आती है। यहां सवाल उठता है कि 23 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 7.25 लाख टीके ही क्यों लगे। सरकार को बताना चाहिए कि टीका अभियान के लिए मध्य प्रदेश और यूपी को कितने टीके दिए गए थे। कोविन की साइट के अनुसार टीका लगाने वाले राज्यों में यूपी का स्थान दूसरा है, जबकि कल के अभियान में वो मध्य प्रदेश से आधा भी नहीं लगा सका। यूपी ने कहा कि हर दिन 6 लाख टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और आज दूसरे दिन यूपी ने 4 बजे तक कोविन की साइट के अनुसार 6 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था, यानी दूसरे दिन भी यूपी ने अपनी गति बरकरार रखी थी। इस सब के बीच आंध्र प्रदेश में अलग ही खेल है। यहां रविवार को रिकॉर्ड बन गया, देश में सबसे अधिक टीके लग गए, 13,74,000 डोज हेडलाइन छपी, लेकिन अगले दिन यानी 21 जून को हेडलाइन हवा हो गई। आंध्र प्रदेश में 48,785 डोज ही लगी 21 जून को। क्या यह कोई नई सनक है कि 10 दिन का टीका रोककर जमा कर एक दिन दिया जाए ताकि रिकॉर्ड वगैरह बने? आखिर 14.25 लाख टीके लगाने वाला आंध्र प्रदेश अगले ही दिन 50,000 टीके भी नहीं लगा पाता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? 21 जून को 86 लाख डोज लगी है। कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन वीके पॉल ने कहा है कि 21 जून को सिस्टम को टेस्ट किया गया कि कहां तक जा सकते हैं। टीकाकरण के पुराने सिस्टम और अनुभवों की मदद से 86 लाख लोगों को टीका दिया जा सका। पॉल ने कहा कि 92% लोग सरकारी केंद्रों पर टीका लगाने गए। अब 8% कितना हुआ आप सोच सकते हैं प्राइवेट। 64% टीका गांव में लगा है, लेकिन महिलाओं का प्रतिशत कम रहा, 46% ही, जिसे आगे चलकर ठीक करने की बात हुई। वीके पॉल ने यह नहीं बताया कि 21 जून के मानक को हासिल करने के लिए भारत के पास कितना टीका है। उन्होंने यह नहीं बताया कि हम एक दिन ही क्यों यह मानक हासिल कर पाए। जल्द से जल्द जब बड़ी आबादी का टीकाकरण करना है तो फिर 21 जून का मानक हर दिन के लिए क्यों नहीं है। लेकिन जब सवाल टीके की संख्या, उपलब्धता को लेकर पूछा गया
तो जवाब घुमा फिरा कर आया। हमारे पास वैक्सीनेट करने की एक क्षमता है। वो क्षमता हमने राज्यों के सहयोग से पिछले अनेक दशकों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तैयार की है। कल राज्यों ने उस क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने उनका सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? भारत सरकार ने न केवल समय पर उनको वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराई, बल्कि उनको एडवांस विजिबिलिटी दी, यानी अग्रिम जानकारी दी कि अगले 15 दिन में आपको इतनी डोजेज मिलेंगी, जो आप स्वयं अपने प्रश्न में भी बता रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे राज्यों की क्षमता बेहतर प्लानिंग करने की बढ़ी और इसी प्लानिंग की वजह से अच्छी मात्रा में लोगों को टीकाकरण हुआ। आगे जाते हुए जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन देश में बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी क्षमता वैक्सीनेशन की भी बढ़ेगी। पता था कि आज सवाल होगा कि 21 जून के जैसा 22 जून को अभियान क्यों नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय अपने जवाब के साथ तैयार था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 21 जून को क्षमता का परीक्षण किया गया है, वो टीकाकरण का परीक्षण अभियान था। अब आप यह सवाल ना करें कि अगर कल जितना टीका पहले भी उपलब्ध होता तो क्या हम नहीं दे सकते थे। सवाल आखिर घूम फिरकर टीके की उपलब्धता पर ही आ जाता है, संख्या नहीं बताई जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पार्टी की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया है। राहुल ने कहा है कि एक आयोग का गठन होना चाहिए जो इसकी जांच करे कि कोरोना से लड़ाई में सरकार ने क्या गलती की है, ताकि आगे ऐसी गलती ना हो और लोगों की जान बच सके। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड से जिन परिवारों में मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने का रास्ता निकालना ही चाहिए और एक कोविड राहत कोष बनाना चाहिए। सरकार ने डीजल और पेट्रोल से 4 लाख करोड़ कमाए हैं, उस पैसे से मुआवजा दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ये कहते हुए की कि कांग्रेस के श्वेत पत्र का मतलब मोदी सरकार पर उंगली उठाना नहीं है। इसके बाद एक एक कर उन्होंने अगला पिछला सब सुना दिया। कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सरकार का कोई इंतजाम नहीं रहा, लिहाजा जिनकी जान नहीं जानी चाहिए थी उनकी भी गई। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। इट इज प्रीटी क्लियर दैट द मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड वेव वाज डिजास्टर्स। राहुल गांधी ने श्वेत पत्र में 4 सूत्री सलाह दी है। कोरोना से लड़ने में हुई गलतियों की पड़ताल के लिए एक कमीशन बनाया जाए। तीसरी वेब के लिए ऑक्सीजन और दवा समेत स्वास्थ्य तैयारियों को पुख्ता किया जाए। गरीब लोगों और छोटे व मझोले व्यापारियों जिनकी कमर टूट गई है को आर्थिक सहायता दिया जाए और जिनके परिवार में कोरोना से मौत हुई है उनके लिए कोविड कंपनसेशन फंड बनाया जाए। The center is making 4 lakh crore from taxes on diesel and petrol. It is taking money out of the pockets of people who have lost family members. So I don't understand why the government can't put some money back into their pocket. राहुल गांधी पीएम मोदी पर भी जमकर बरसे। कहा कि जब दूसरे वेब की तैयारी करनी थी तो वे चुनावों में व्यस्त थे। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और उसका नतीजा देश ने देखा है। 21 जून को देश में बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन हुआ, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है। अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, राहुल गांधी ने इस पर जोर दिया। कहा हर वैक्सीन आजमाया जाना चाहिए। राहुल का जवाब देने आगे आए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के श्वेत पत्र को बेकार बता दिया। राहुल गांधी जी ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। हर विषय में प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर चिंता करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके जो भी हो सकता है वो इस देश ने, इस सरकार ने किया है। मगर राहुल गांधी जी को ये कुछ दिखता नहीं है और हर विषय में वो राजनीति करना चाहते हैं, ये दुखद है। आपदा प्रबंधन कानून में मरने वालों के परिजनों को राहत की राशि देने की भी बात है और विधवा और अनाथ को भी।
संबित 2 श्रेणियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना लहर की शुरुआत से ही राहुल गांधी सरकार को लगातार सुझाव दे रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक ने पीएम मोदी को चिट्ठियां लिखी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया, फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है, क्लोज माइंडेड तरीके से काम नहीं करना है, और जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही हम सही रास्ते पे चल सकेंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल साफ कर चुके हैं कि वे सलाह देते रहेंगे, सरकार माने न माने। लेकिन दूसरी लहर में भी अपनी कामयाबी का पताका फहराने में जुट गई सरकार को लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला। नई दिल्ली में अखिलेश शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड से लड़ने में जो चूक हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में जांच हो रही है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश में संसद की कमेटी ही सुनवाई कर रही है। उसके सामने कोविड की लड़ाई से जुड़े अहम लोग, वैज्ञानिक, डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री गवाही दे रहे हैं। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन में भी कमीशन का गठन किया गया है जो महामारी के मामलों में हुई लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर। फिर से चर्चा में है। जिन लोगों को सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता था, देश की सुरक्षा के लिए, और उन्हें नजरबंद रखा जाता था, उन्हें बातचीत का न्योता भेजा गया है। नजीर की एक लंबी रिपोर्ट है, कई पहलुओं की पड़ताल करती हुई। श्रीनगर में गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर राजनीतिक हलचल है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीने जाने के बाद सरकार ने इस घर को भी सब जेल घोषित कर दिया था। इसके बाद करीब 6 महीने तक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यहां अपने ही घर में नजरबंद रहे। लेकिन मंगलवार को गुपकार गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के यहां पहुंचने से गहमागहमी बढ़ गई। फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ कि गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से गुरुवार को नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगा। लेकिन नेताओं ने यह भी साफ कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के लिए राज्य और विशेष दर्जा बहाल करने की अपनी मांग से कोई समझौता नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला समझते हैं कि ये मुद्दा घाटी में कितना अहम है। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहां पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहां पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे। एनडीटीवी से बात करते हुए पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को बहाल करने का मुद्दा ही बैठक में उठाएंगी। उनका मानना है कि सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल कर देने से उस सब की भरपाई नहीं हो सकती जो 5 अगस्त 2019 को छीना गया था। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। हालांकि केंद्र ने पहले भी कई बार इस बात का संकेत दिया है कि उचित समय पर
जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में हो रही बैठक का एजेंडा फिलहाल विधानसभा सीटों के परिसीमन की कार्यवाही से जुड़ा है। अटकलें लग रही हैं कि इस परिसीमन के बाद विधानसभा का अंकगणित कश्मीर के बजाय जम्मू के पक्ष में झुक जाएगा। गुरुवार की बैठक के लिए जम्मू कश्मीर की 8 राजनीतिक पार्टियों के 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है, लेकिन गुपकार गठबंधन को केंद्र सरकार की नीयत पर शक है। आज हमें एक और मौका मिला है, सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहां उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। बीते 6 महीने में सोशल मीडिया में ये बातें खूब बढ़ा चढ़ाकर बताई गईं कि कश्मीर में कितना विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के कुछ ही दिन बाद तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने तो ऐलान किया था कि राज्य में 3 महीने में 50,000 रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन 22 महीने बीत चुके हैं, रोजगार का वो सपना ही रह गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2018 से पिछले साल सितंबर तक नौकरी के लिए आवेदन करने वालों से 54 करोड़ रुपए परीक्षा की फीस के तौर पर जमा किए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एनडीटीवी को बताया कि 12,500 पोस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी, लेकिन तथ्य यह है कि इनमें से 8,500 तो क्लास 4 की पोस्ट हैं। उधर कारोबार से जुड़े संगठनों के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक करीब 2 लाख लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं। हर तरह के कारोबार को सैकड़ों करोड़ का नुकसान अलग हुआ है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाया गया सपना ऐसी कड़वी हकीकत कब तक बना रहेगा। गुपकार अलायंस ने प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने का फैसला तो किया है, लेकिन इसके साथ ये भी फैसला किया है कि वो वहाँ जम्मू कश्मीर की खुसूसी संवैधानिक हैसियत की बहाली की डिमांड भी करेंगे। ये पहली दफ़ा है जब नई दिल्ली कश्मीर में एक कम्बैटिव मेन स्ट्रीम का सामना कर रही है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, बाकी ब्रेक के बाद। कोविड सबसे पहले और सबसे ज्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी लहर में यह प्रकोप कितना बढ़ा आपने भी देखा। जो मरीज बच गए उनमें से कई को लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर डोनर न के बराबर हैं। इस सर्जरी की कीमत 40 लाख के करीब है। ऐसी स्थिति में होते हैं ये मरीज के करीब 20% मरीज ट्रांसप्लांट वाले अस्पताल में शिफ्टिंग के दौरान ही दम तोड़ देते हैं। पूजा की रिपोर्ट। ये लंग्स का सीटी स्कैन है। स्क्रीन की दाईं तरफ दिख रहा ये स्कैन ऐसे कोविड मरीज का है जिनके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनके फेफड़े इतने खराब हो चुके हैं कि उन्हें बदलने की जरूरत है। लंग ट्रांसप्लांट की दरकार वाले मरीजों की कतार लंबी होती जा रही है, जबकि डोनर नहीं मिल रहे। हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इन महाराष्ट्र एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र जिनको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ऑल्दो ये नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स अभी कम है, मगर उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ये वेव्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी वो बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हमने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया है जिसको पहले कोविड निमोनिया था और वो आईसीयू में एक्मो पे काफी समय था। 6 से 8 हफ्ते बाद भी वो एक्मो से बाहर नहीं आ पा रहा था और उसको अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे मुश्किल फेफड़ों का प्रत्यारोपण होता है। फेफड़े अन्य सॉलिड ऑर्गन के विपरीत पर्यावरण के संपर्क में होते हैं, जिससे उन्हें आसानी से संक्रमित हो जाने का खतरा होता है। लंग ट्रांसप्लांट देश के चुनिंदा अस्पतालों में ही होता है, ज्यादातर दक्षिणी भारत के राज्यों में। कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपए तक बताई जाती है।
इस जटिल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से रिकवर होने में महीनों लग जाते हैं। लंग्स में रिजेक्शन का खतरा बाकी ऑर्गन की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में अब तक करीब 4000 लोगों का ही लंग ट्रांसप्लांट हो सका है। भारत में करीब 200। विश्व भर में कोरोना काल के दौरान वायरस से संक्रमित करीब 50 मरीजों का ही लंग ट्रांसप्लांट हो सका है। इसका कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं। कोविड की वजह से पहले वेव से अभी सेकंड वेव जो खत्म हुआ है, वहां तक अभी तक लगभग 13 पेशेंट्स की लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। कोविड-19 निमोनिया की वजह से फाइब्रोसिस होकर उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी है। सो ये नंबर अराउंड 13 है अभी तक। और सेकेंड वेव में ये देखा गया है कि फाइब्रोसिस जो सेटिंग हो रहा है, सीवियर कोविड हो रहा है, कुछ पेशेंट्स में जल्दी हो रहा है, जैसे हमने देखा है 38 ईयर 46 ईयर ओल्ड में भी होता है। सो ये सब पेशेंट्स में फाइब्रोसिस की मात्रा ज्यादा होने से ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है। लंग ट्रांसप्लांट वाले मरीजों की हालत पहले से ही बेहद नाजुक होती है। कुछ मामलों में मरीज ट्रांसप्लांट वाले अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। हमें तो कुछ मरीजों का ऐसा है पता चला है जो हमारे टच में थे कि जिन्होंने एयर एम्बुलेंस वगैरह सब तैयारी की थी, वो हॉस्पिटल से कांटेक्ट भी किए थे, जैसे हैदराबाद में किम्स है और आपका चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल वगैरह जो है, लेकिन सब तैयारी होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते भी वो आखिरी सांस ले लेते हैं। करीब 40 लाख वाली ये सर्जरी हर वर्ग के लिए नामुमकिन है, पर कई लोग लाखों जुगाड़ कर भी डोनर नहीं ढूंढ पा रहे। दूसरी लहर का कहर भारी है। मरीज इंतजार में ही जिंदगी की जंग हार रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।